Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well and learning from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. In business law lectures, we discussed consideration. Our chapter on consideration has been completed. हमने उसमें उसके एसेंशियल्स, अनलॉफुल कॉन्सिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स और एक्सेप्शंस टू कॉन्सिडरेशंस डिस्कस कर लिया हुआ है. आवर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़. हमने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ करना है. और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ क्या है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वाइल वी आर फॉर्मिंग ए कॉन्ट्रैक्ट. जब हमने एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, सबसे पहला क्वेश्चन, तो हमने सेक्शन 10 की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ़ दे आर मेड बाय पार्टीज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. अगर ये उन पार्टीज़ ने बनाए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के अहल हैं. अब सेक्शन 11 बताता है हमें कि कॉन्ट्रैक्ट करने के अहल कौन है. तो सेक्शन 11 सेज इट कि एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, हु हैज़ ए साउंड माइंड एंड हु इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. अगर ये तीन जो है वो चीज़ें मौजूद हैं तो ऐसा शख्स जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो बड़ा वाज़ेह यहाँ से हो रहा है कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा शख्स जो मेजर नहीं है, मतलब हु हैज़ नॉट अटेन्ड एज ऑफ मेजॉरिटी, जिसकी उम्र इतनी नहीं है, जो माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. और हु इज़ डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, और जिसको वाज़े तौर पर लॉ ने कह दिया हुआ है कि जनाब आप तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नाअहल हैं, हु इज़ डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नाअहल करार पाएंगे और वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकें. इस चैप्टर में से दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. या तो ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर, या डिस्कस दी कैपेसिटी ऑफ माइनर, सिर्फ माइनर की कैपेसिटी डिस्कस करने को कहा जाए आपसे. डिस्कस दी लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट्स, ये कहा जाए आपको. और या ये हो सकता है कि पूरा चैप्टर ही, यानी ये जो है वो अनसाउंड माइंड क्या होता है और जो पर्सन्स डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हैं उनकी कैपेसिटी भी जो है वो डिटेल में डिस्कस की जाए. पूरा चैप्टर भी एक क्वेश्चन आ सकता है. आज का हमारा लेक्चर सिर्फ माइनर के एग्रीमेंट्स के ऊपर होगा और हम साउंड माइंड और जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हैं हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. मिला के एक क्वेश्चन बनेगा और ये दोनों तरह से पॉसिबल होता है पूछा जाए. सारा डिस्कस दी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फिर इसका मतलब है कि आपने पूरा चैप्टर, ये दोनों लेक्चर्स को मिला के क्वेश्चन करना है. तो आप जो भी डिग्री परसू कर रहे हैं, चाहे आप LLB में हैं, CA में हैं, ACMA में हैं, आप PIFA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या आप CSS के एस्पिरेंट हैं, हर सूरत में आपको ये जो चैप्टर है ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है. और अगर ये पूरा चैप्टर पूछा जाए तो फिर इसको कंसाइज करके और टू दी पॉइंट वो लिखना उसी वक्त ही मुमकिन होता है जब स्टूडेंट्स को लॉ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, सेंस क्लियर हो. अच्छा, अगर माइनर पूछ लिया जाए कि माइनर के एग्रीमेंट्स की नेचर क्या है, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, माइनर है क्या, माइनर जो है वो कौन माइनर कहलाता है. तो सेक्शन 3 ऑफ मेजॉरिटी एक्ट 1875 ये कहता है कि पर्सन इज़ माइनर हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई है वो माइनर है. ठीक है, 18 साल से कम उम्र वाला जो भी पर्सन होगा वो माइनर कहलाएगा. लेकिन एक और बात भी है, अगर कोई माइनर हो और गार्डियंस और वार्ड्स एक्ट 1890 के मुताबिक जो है वो उसका गार्डियन अपॉइंट कर दिया गया हो, तो ऐसी सूरत में माइनर जो है वो कब करता है अपनी मेजॉरिटी अचीव, जब उसकी उम्र 21 साल हो जाए. ठीक है, यानी एक सूरत उसकी ये है कि गार्डियन अपॉइंट कर दिया गया हो बाय अंडर गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890. तो ऐसी सूरत में मैंने आपको बताया 21 साल. एक और केस में 21 साल है जब माइनर की कोई प्रॉपर्टी हो और वो प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने अपनी सुपरिंटेंडेंस में ले ली हो. ऐसी सूरत में भी यानी या तो गार्डियन अपॉइंट हो जाए या कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने जो है वो प्रॉपर्टी की सुपरिंटेंडेंस अपने ज़िम्मे ले ली हो,
तो दोनों सूरतों में माइनर की जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो 18 साल की बजाय 21 साल हो जाती है, फिर वो मेजर कहलाएगा जब वो 21 साल का हो जाता है। ये माइनर के हवाले से डेफिनीशन है, ये क्लियर होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं कि माइनर के एग्रीमेंट्स की नेचर क्या है। सबसे पहली बात कि पोजीशन क्या है माइनर के एग्रीमेंट्स की। सादा सी पोजीशन है, माइनर के एग्रीमेंट वर्ड है। देखें ना, लॉ मानते ही नहीं, वो नाअहल है, माइनर कर ही नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली बात ये है कि माइनर जो भी एग्रीमेंट करेगा वो वॉइड है, वॉइड एब इनिशो है, ठीक है, एब इनिशो वॉइड है। राइट फ्रॉम दी वर्ड गो, राइट फ्रॉम दी बिगिनिंग, शुरू से ही ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो माइनर ने किया है वो वॉइड है। वॉइड का मतलब है कालअदम है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है, लॉ उसको मानता ही नहीं है। और एक और बात ज़हन में रखें कि अगर माइनर ने कोई बेनिफिट ले लिया हो, कोई फ़ायदा ले लिया हो, अब उसको तो परफॉर्म नहीं किया जाएगा, वो तो परफॉर्म हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी सूरत में जो उसने अगर कोई पैसे ले लिए हैं, कोई और बेनिफिट ले लिया है, तो ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू रिटर्न द बेनिफिट, वो फ़ायदा वापस नहीं करेगा। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझें। एग्जांपल सुने, डी एक माइनर था, ही बारोड ए सम फ्रॉम एम बाय एग्जीक्यूटिंग ए मॉर्गेज ना, मॉर्गेज किया उसने और उससे कोई रकम उधार ली। अब रकम उधार ले ली है डी ने, माइनर ने। सब्सिक्वेंटली डी सूड फॉर सेटिंग असाइड द मॉर्गेज, कोर्ट हेल्ड दैट एग्रीमेंट विद माइनर इज़ वॉइड। अब उसने बाद में जो है वो ये बात कर दी, देयरफॉर द मॉर्गेज वाज नॉट वैलिड, और एम प्रेड फॉर द रिफंड ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द माइनर। उसने कहा जी ये मुझे पैसे ही से वापस ले दें, तो इट वाज हेल्ड दैट मनी एडवांस्ड बाय माइनर कैन नॉट बी रिकवर्ड। अदालत ने कहा ये पैसे इसे आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही एक और केस रेफरेंस है, फॉसेट वर्सेस जो है वो स्मैथरस्ट का। ए माइनर हायर्ड ए कार अंडर एन एग्रीमेंट, वो कार किराए पे ले गया और उसने कहा जी कि अगर कार डैमेज होगी तो वो लायबल होगा। बाद में कार डैमेज भी हो गई, लेकिन चूँकि वो माइनर था, माइनर के अगेंस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स ही नहीं किया जा सकता। अदालत में बात गई तो माइनर होने के वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं किया जा सका, वो जो है वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड करार दिया गया और माइनर वाज नॉट हेल्ड लायबल। अब उसकी वजह ये होती है, देखिए माइनर जो होता है वो अपनी पोजीशन को नहीं पहचान सकता, वो नहीं जानता कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होगा उसके राइट्स के ऊपर, उसके इंटरेस्ट्स के ऊपर, इस कॉन्ट्रैक्ट का, उस एग्रीमेंट का जो है वो क्या असर पड़ेगा। इस वजह से लॉ उसको जो है वो ये प्रिविलेज देता है कि उसने अगर कोई फ़ायदा भी ले लिया हो तो वो फ़ायदा उसे वापस नहीं दिया जा सकता। दूसरी पार्टी का काम है ये इंश्योर करना कि अगला बंदा जिससे हम एग्रीमेंट कर रहे हैं वो उसकी एज पूरी है या नहीं। दूसरी बात, माइनर एंड रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन क्या हो सकती है, माइनर ने जो है वो ड्यूरिंग द एज ऑफ माइनॉरिटी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। रेटिफाई करना क्या होता है, रेटिफाई करना होता है ओके कहना, एक्ट ऑफ अप्रूविंग योर प्रीवियस स्टांस। आपने कोई पुरानी बात पहले की थी, आप उसे अब आके कहें कि यार वो जो काम मैंने कहा था अब उसे ओके कर दें। आप अपने पुराने जो है वो स्टांस को, पुराने एग्रीमेंट को जो आपने माइनॉरिटी के दौरान बनाया है, उसको बाद में मेजॉरिटी की उम्र में आके आप उसको रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। लॉ कहता है ऐसा मुमकिन ही नहीं है। देखें भाई, एक चीज़ जब वो बनी, एक कॉन्ट्रैक्ट जब वो बना, वो उस वक्त वॉइड था, वो कालअदम था। तो एक कालअदम चीज़ बाद में कैसे वैलिडेट की जा सकती है, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। क्या किया जाएगा, अब जब वो मेजर होगा तो वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करे। लॉ कहता है रेटिफाई नहीं कर सकते आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, नए सिरे से बनाएं, मेजॉरिटी की उम्र में आके आपको लॉ नहीं रोकेगा, लेकिन आप पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको अप्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझें। ऐसे ये भी जो है वो सूरज नारायण और जो है वो सुखू आहिर का केस है। हुआ ये कि ऐसे माइनर जो था वो बोरोड ₹2000 एंड रोट ए प्रो नोट इन फेवर ऑफ SN ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। ऐसे रोट ए सेकंड प्रो नोट टू सेटल दी फर्स्ट वन। अब वो जो दूसरा प्रो नोट जो पहले को सेटल करने के लिए बनाया गया, इट वाज हेल्ड द सेकंड प्रो नोट वाज वॉइड। क्योंकि जो पहला वॉइड है तो दूसरा उसको वैलिडेट कैसे कर सकता है, वो भी वॉइड करार दिया गया। अब थर्ड पॉइंट है माइनर एंड इस्टॉपल। इस्टॉपल क्या होता है, इस्टॉपल होता है कि रोक दिया जाए आपको, शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो, अब नहीं बोलना।
आपने जो प्रीवियस स्टांस लिया हुआ हो, आपको उसके अलावा उसके अगेंस्ट बोलने से रोक दिया जाए, आपको कहा जाए कि अब आप नहीं बोल सकते हैं, इसको स्टॉपल कहते हैं। स्टॉपल जो होता है वो माइनर पे अप्लाई नहीं होता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर माइनर धोखे से किसी भी मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, एग्रीमेंट कर ले, और बाद में वो अदालत में मामला चले जाए और वहाँ पे आके वो कहे कि मैं तो जनाब इन्फेंट हूँ, मैं तो मासूम, मैंने जो है वो मैं तो माइनर था, तो उसको अपनी माइनॉरिटी प्रूव करने से रोका नहीं जा सकता। अदालत ये नहीं कह सकती कि नहीं भाई आप चूँकि मेजर कह चुके हुए हैं अपने आप को, इसलिए आप चुप करो। ये रूल माइनर पे अप्लाई नहीं होता। यानी स्टॉपल होता क्या है, एक बात जो आप पहले कह चुके हुए हैं उसके अगेंस्ट, उसके जो है वो उलट, उसके अपोजिट बात आप कहें और आपको रोक दिया जाए, वो स्टॉपल है। स्टॉपल माइनर पे अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब है माइनर ने जो स्टांस पहले लिया हुआ है, जो बात पहले की हुई है, अब उसके बिल्कुल उलट बात वो कर सकता है और अदालत उसे माइनर की जो है वो पोजीशन अपनी साबित करने से रोक नहीं सकती, नहीं रोकेगी। तो स्टॉपल के हवाले से ये बात आपको क्लियर करनी थी कि ये जो है वो रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। जे ए माइनर एग्जांपल सुन लें, ये भी जो है वो सादक अली ख़ान और जे के शोर का केस रेफरेंस है, कोर्ट केस है। जे ए माइनर फ्रॉडुलेंटली शोड दैट ही वाज ऑफ फुल एज एंड कॉन्ट्रैक्टेड विद एस टू सेल हिज हाउस। अब हुआ ये, जे रिफ्यूज टू परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज ए माइनर। अब अदालत में जब वो गए तो सादक अली ख़ान ने कहा देखें जी ये तो कह चुका है मेजर है, तो अब आप इसे रोकें, अब ये क्या बात कर रहे हैं। अदालत ने कहा नहीं, उसे अपनी माइनॉरिटी प्रूव करने दी जाए, और उसने कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अब बात समझ आनी चाहिए कि स्टॉपल माइनर पे अप्लाई नहीं होता। अब नेक्स्ट पॉइंट है माइनर एंड रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट मीन्स कि उसे वो वापस कोई बेनिफिट ले लिया तो उसे वापस लिया जाए। वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। रीइंबर्समेंट की एक सिचुएशन बनती है, वो ये कि माइनर खुद धोखे से फ्रॉडुलेंटली वो डिसीव करे, एक दूसरे बंदे को अपने आप को मेजर कहे और फ़ायदा भी ले ले, और बाद में लेटर ऑन वो रिफ्यूज़ कर दे कि नहीं जी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूँगा क्योंकि मैं माइनर हूँ। ठीक है, माइनर है, परफॉर्म नहीं करे, लेकिन ऐसी सूरत में सीइंग दी सर्कमस्टांसेस ऑफ दी केस, कोर्ट में डिसाइड, कोर्ट ये फैसला कर सकती है कि अगर उसके पास वो पैसे पड़े हुए हैं, अगर कोई वो फ़ायदा ले चुका हुआ है तो वो फ़ायदा उसको रिटर्न करने को कह दिया जाए। रीइंबर्समेंट सिर्फ इस सिचुएशन में पॉसिबल है, ये कोई लाजम भी नहीं है, हम कह रहे हैं पॉसिबल है। क्योंकि अगर उसने कोई पैसे लिए और वो पैसे उसने खर्च कर दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी उसके पास है कोई नहीं है, तो ऐसी सूरत में कुछ भी नहीं दिया जा सकता। ठीक है, समझ आनी चाहिए आपको कि माइनर को लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर इसकी एग्जांपल आप सुन लें, जे सोल्ड ए हाउस फॉर ₹50,000 शोइंग दैट, ये भी जगन्नाथ सिंह वर्सेस ललिता प्रसाद, ये भी केस रेफरेंस है। जे सोल्ड ए हाउस फॉर ₹50,000 शोइंग दैट ही वाज एन एडल्ट, उसने कहा वो तो बालग है। लेटर जे सूड टू कैंसिल दी सेल ऑन दी ग्राउंड ऑफ माइनॉरिटी, और बाद में उसने मुकदमा कर दिया खुद ही कि देखिए जी मैं तो माइनर हूँ। तो अब अगर वो पैसे भी ले लिए हुए हैं, उसने गया भी अदालत में खुद है, तो ये तो फ्रॉडिया बन गया माइनर फिर ना। तो अदालत ने जो है वो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर्ड जे टू रिटर्न दी मनी रिसीव बाय हिम, अदालत ने कहा जो पैसे लिए हुए हैं वो पैसे वापस कर दो। यानी रीइंबर्समेंट पॉसिबल है। सिचुएशन आपको मैंने बता दी है, ये क्लियर होनी चाहिए। इस तरह से आप जो लेक्चर जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप भी ऐसे ही इसमें से पॉइंट्स निकाल लेंगे, वो पॉइंट्स को ज़हन में रखेंगे, बुक पे आप उसे जो है वो हाईलाइट कर लेंगे, तो आपको याद करना आसान होगा। लॉ सिर्फ तब आपको आएगा जब आप इसे समझेंगे। समझ आ गई तो इसको आप याद भी कर सकते हैं। अगर आप कहें कि जी मैंने इसको रट्टा मार लिया है, ऐसा करना लॉ के साथ जो है वो मुमकिन ही नहीं है। पांचवा पॉइंट, माइनर एंड नेसेसरीज़, माइनर और ज़रूरियात ज़िंदगी। अब जो नेसेसरीज़ ऑफ लाइफ हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी क्या हैं, लॉ क्या कहता है, इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो फूड, क्लॉथ, बेड, शेल्टर, शूज़,
मेडिसिन और ऐसी दूसरी चीज़ें जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, माइनर और माइनर के डिपेंडेंट्स। इसी तरह से जो भी रिलीजियस या इंटेलेक्चुअल एजुकेशन के लिए अखराजात हों, फ्यूनरल एक्सपेंसेस ऑफ डिसीज्ड फैमिली मेम्बर्स ऑफ माइनर, या मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ डिपेंडेंट फीमेल मेम्बर्स इन दी फैमिली, ऐसे जो अखराजात हैं, या जो है वो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, और जो है वो रिगार्डिंग पर्सनल लिबर्टी। तो अदालत के जो है वो केसेस मौजूद हैं, केस रेफरेंसेस मौजूद हैं, जहां इन अखराजात को जो मैंने आपसे बोले हैं उनको नेसेसरीज़ कहा गया है, ये ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अगर एक बंदे के पास जो है वो सफिशेंट क्लोथ्स हैं और वो मज़ीद कपड़े ख़रीदे तो वो तो ज़रूरत नहीं है उसकी। अगर एक बंदे के पास कपड़े मौजूद हैं, वो जनाब कोई बड़े लग्जूरियस किस्म के ऐसे कोट ख़रीद ले जी, डायमंड बटन लगे हुए हैं उसमें, ये तो ज़रूरत नहीं है। हम ज़रूरत की बात कर रहे हैं, और नेसेसरी ऑफ लाइफ जो है वो अगर आपने प्रोवाइड की है माइनर को, ऐसी सूरत में लॉ ये कहता है कि आप जो नेसेसरीज़ की वैल्यू है जो आपने उसे प्रोवाइड की है माइनर को या माइनर के डिपेंडेंट्स को, उसके घर वालों को, उसके जो ज़िम्मे हैं अफराद, उनको रिकवर्ड फ्रॉम माइनर्स प्रॉपर्टी, तो आप उसके पैसे नेसेसरीज़ की जो वैल्यू है वो माइनर की प्रॉपर्टी में से ले सकते हैं, वो पार्टी रिकवर कर सकती है। हाँ, अगर माइनर की कोई प्रॉपर्टी ना हो तो नथिंग कैन बी रिकवर्ड, यानी अगर तो उसकी प्रॉपर्टी है तो रीजनेबल अमाउंट ऑफ नेसेसरीज कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द माइनर्स प्रॉपर्टी, बट इफ माइनर हैज़ नो प्रॉपर्टी नथिंग कैन बी रिकवर्ड। अब इसकी एग्जाम्पल सुनेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। सी सप्लाइड नेसेसरीज ऑफ लाइफ टू बी ए माइनर, तो सी कैन रिकवर रीजनेबल वैल्यू ऑफ गुड्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, और सी सप्लाइड ए कोट विद डायमंड बटन्स to a minor, C cannot recover the price of the coat. B supplies some medicine to minors dependents, अगर आपने medicine supply की है तो B can recover the price of medicines from minors property. और a minor purchased 11 coats, he had sufficient clothes at that time, तो 11 कोट और ख़रीद लिए। ये भी नैश वर्सेस इनमैन का केस है, जो है वो कोर्ट रेफरेंस है जो यहाँ पे कोट किया हुआ है, और अदालत ने कहा ये तो नेसेसरीज ऑफ लाइफ नहीं है, ठीक है, तो नेसेसरीज ऑफ लाइफ दें तो पैसे रिकवर कर सकते हैं। अगर आप नेसेसरीज यानी वो जो है वो ज़रूरत में नहीं है, आप फिर उसको दे रहे हैं और अब आप कहें उसको उससे पैसे रिकवर करने हैं, माइनर मुकर्जे पैसे रिकवर नहीं कर सकते आप। तो देने वाले को पता होना चाहिए कि जो मैं ये माइनर को चीज़ दे रहा हूँ इज़ इट नेसेसरी ऑफ लाइफ, अगर तो हो तो फिर तो कुछ रिकवरी का भी हो सकता है, वरना रिकवरी का कुछ नहीं हो सकता। अब 6 पॉइंट है एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, किसी माइनर के बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट किया जाए। देखें एग्रीमेंट किए जा सकते हैं माइनर के बिहाफ पे। माइनर के लिए अगर गार्डियन अपॉइंट कर दी है आपने, और गार्डियन अपनी पावर्स के अंदर, अपने इख्तियारात के अंदर है कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो एग्रीमेंट कर सकता है माइनर के फ़ायदे के लिए, तो माइनर के बिहाफ पे अगर उसने गार्डियन ने कोई एग्रीमेंट किया तो दैट विल बी बाइंडिंग ऑन माइनर, माइनर उसका पाबंद होगा, माइनर जो है वो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट तस्लीम करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये बात याद रखें कि अगर वो जो लीगल पावर्स हैं गार्डियन के पास, अगर उसके अंदर वो एग्रीमेंट वो नहीं कर सकता है तो फिर माइनर बाउंड नहीं होगा। अब इसके लिए एग्जांपल सुन लें। शगुफ्ता गुल entered into an agreement to sell property on behalf of 2 minor girls, Najia Gul and Saira Gul. शगुफ्ता गुल वॉज नॉट द लीगल गार्डियन ऑफ द माइनर्स, अब वो गार्डियन नहीं थी, और इट वाज हेल्ड दैट द एग्रीमेंट वाज वॉइड बेनिशो। ये शहबाज रसूल वर्सेस आमिर इमरान ये केस है, तो उसमें जो है वो अदालत ने फैसला दिया है कि चूँकि वो लीगल गार्डियन ही नहीं थी तो उसने जो एग्रीमेंट किया तो वो उसके बिहाफ पे नहीं बनता। ऐसे एक बात याद रखें, ऐसे भी एग्रीमेंट्स मिलते हैं कि रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, बाज़ औक़ात इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सेल नहीं करने का इख्तियार होता गार्डियन के पास। तो ऐसी सिचुएशन में ये बात ज़हन में रखें कि जो वो गार्डियन होगा वो उसकी सेल का अगर एग्रीमेंट कर ले तो वो वॉइड होगा, यानी उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर उसके पार्ट्स में है कि वो उसमें प्रॉपर्टी सेल कर सकता है तो फिर वो जो एग्रीमेंट करेगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन माइनर। नेक्स्ट इज़ माइनर एज बेनिफिशरी, बेनिफिट से, फ़ायदा उठाने से, फ़ायदा वसूल करने वाला, फ़ायदा उठाने वाला।
अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, कोई एग्रीमेंट ऐसा है कि माइनर को फ़ायदा मिलेगा, ही विल बी अ नो ऑब्लिगेशन, कोई जिम्मेदारी नहीं है, माइनर इज़ कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द बेनिफिट, ठीक है, तो लॉ ये कहता है कि माइनर जो भी कोई एग्रीमेंट करे उसमें से वो फ़ायदा उठा सकता है, और अगर वो फ़ायदा ले रहा है लॉ को कोई एतराज़ नहीं है, ठीक। इसकी एग्जांपल देखें, ए माइनर एडवांस्ड सम अमाउंट टू बी, उसने कर्जा दिया, बी मॉर्गेज्ड हिज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ ए, उसने मॉर्गेज कर दिया है, तो ए कैन इन्फोर्स दी मॉर्गेज इफ़ बी डज़ नॉट रीपे दी मनी, तो लॉ को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि कर्जा दिया है तो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसके पास आ गई है ना माइनर के पास, तो अदालत कहती है कि कोई मसला नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट चलता रहने दे। फिर उसके बाद ए माइनर डिलीवर्ड सम गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट टू पी, पी रेफ्यूज्ड टू पे, अब जो है वो माइनर ने चीज़ें डिलीवर की, पी ने जो है वो उसके पैसे देने से इनकार कर दिया, कोर्ट हेल्ड दैट ए कुड रिकवर दी प्राइस, क्योंकि उसका फ़ायदा था, चीज़ें उसने दे दी, उसको पैसे मिलने हैं, अगर उसमें कोई इशू नहीं है तो लॉ जो है वो माइनर को पैसे उसके लेके देगा। 8वीं बात, माइनर एज एजेंट। माइनर किसी को एजेंट नहीं अपॉइंट कर सकता, क्योंकि एजेंट अपॉइंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो अहल नहीं है। हाँ, लेकिन माइनर को एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। अब देखिए कैसी बात है, माइनर एजेंट नहीं हो सकता, माइनर एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन माइनर खुद एजेंट हो सकता है, ठीक है। किसी को एजेंट अपना अपॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन खुद एजेंट किसी का हो सकता है। लॉ कहता है कि देखें, क्योंकि जो बंदा उसे एजेंट अपॉइंट कर रहा है उसको समझ होनी चाहिए कि मैं जिस बंदे को अपॉइंट कर रहा हूँ, भाई ये अगर मेरे यहाँ पे कोई चीज़ बेच आया तो क्या ये ठीक बेच के आएगा, यानी जो बंदा अपॉइंट कर रहा है, लॉ कहता है उसकी आंखें खुली होनी चाहिए। तो अगर उसने किसी को अपॉइंट कर दिया और जो है वो एजेंट है वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाया, नेग्लिजेंस हो गई, उससे ड्यूटी नहीं प्रॉपर कर पाया, तो माइनर जो है वो पर्सनली लायबल नहीं होगा फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड नेग्लिजेंस। अदालत कहती है कि प्रिंसिपल को चाहिए था कि समझ बूझ से बंदे को अपॉइंट करते। माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट, एजेंट अपॉइंट हो सकता है माइनर, और लायबल भी नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल है, ए अपॉइंट्स एम ए माइनर एज हिज एजेंट टू सेल हिज हाउस, ए ने उसको अपॉइंट कर लिया कि मेरा घर बेच दो, एम मेक्स एन एग्रीमेंट विद बी टू सेल हिज हाउस, एग्रीमेंट इज़ वैलिड, कानून को कोई एतराज़ नहीं है। नेक्स्ट है माइनर एज पार्टनर। अब आपको पता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, जब पार्टनरशिप हम क्रिएट करते हैं तो शराकतदारी का मुआहदा होता है, पार्टनरशिप डीड होता है, तो चूँकि मुआहदा तो कर ही नहीं सकता, तो इसलिए माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, ठीक है, माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, बट ही कैन बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप, बाद में उसको पार्टनरशिप में एडमिशन दिया जा सकता है विद द कॉन्सेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, और माइनर के बिहाफ पे उसका गार्डियन जो है वो एग्रीमेंट कर ले और माइनर के पैसे लगा दिए जाएं, तमाम पार्टनर्स रजामंद हों, और माइनर जो होगा वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता, ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इनटू डिसीजन मेकिंग, वो माइनर जो होगा वो ही कैन ओनली इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो जो है वो इंस्पेक्ट द अकाउंट्स बट नॉट द बुक्स, और हिज लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। तो ऐसी सूरत में माइनर पार्टनरशिप में आ सकता है और कोई सूरत नहीं है। अब इसकी एग्जांपल सुन लें, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, और इन ऑर्डर टू मेक एम माइनर ए पार्टनर दे मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद एक्स हु इज़ गार्डियन ऑफ द माइनर। तो गार्डियन से कॉन्ट्रैक्ट करके तीनों पार्टनर्स जो पुराने हैं उनकी रजामंदी से माइनर को जो है वो लाया जा सकता है। फिर है श्योरिटी फॉर माइनर। अब अगर जो है वो माइनर के बिहाफ पे कोई बंदा गारंटर हो, जामिन हो, श्योरिटी हो, और किसी और पार्टी से तीसरे बंदे से मुआहदा हो रहा, तो लॉ को कोई एतराज़ नहीं, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। क्यों ठीक है भाई? उसकी वजह ये है कि माइनर लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो जो बंदा गारंटर है, जो श्योरिटी है, वो थर्ड पार्टी को डायरेक्टली लायबल होगा। तो लॉ कहता है कि ठीक है, ये दो बंदे तो वो मेजर है ना, तो रहें, तो वो जो श्योरिटी होगा वो लायबल होगा, माइनर जो है वो लायबल नहीं होगा। एम ए माइनर मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद एक्स और एस स्टैंड्स श्योरिटी फॉर माइनर, ठीक है। एम जो माइनर है उसने एक्स से कॉन्ट्रैक्ट किया और एस ने जो है वो एक्स को जामिन ज़मानत दी, बतौर जामिन जो है वो किरदार अदा किया, कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड। नेक्स्ट है माइनर एज मेंबर ऑफ कंपनी।
जब आप कंपनी का शेयर परचेज़ करते हैं, तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आप ऑफ़र कर रहे हैं, कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, आपको अलॉटमेंट हो जाती है शेयर की, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो बात ये है कि माइनर ये काम नहीं कर सकता है, तो माइनर कैन नॉट बाय शेयर्स डायरेक्टली वो शेयर्स नहीं खरीद सकता है। हाँ, एक बात ध्यान में रखें, अगर माइनर के पेरेंट्स जो हैं वो पहले से कंपनी के शेयर होल्डर्स हों और उनकी डेथ हो जाए, तो एक बात ध्यान में रखें, उसकी पेरेंट्स की डेथ के ऊपर वो जो शेयर्स होंगे वो माइनर के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और अगर कोई अनपेड अमाउंट होगी तो उसके लिए भी माइनर लायबल नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। यानी अगर कोई पैसे देने वाले रहते हैं तो माइनर ज़िम्मेदार नहीं होगा, वो जो पैसे रह गए अगर तो रह गए, पेरेंट्स ने देने थे वो नहीं ना दे सके, शेयर्स माइनर के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ऐसी सूरत में माइनर जो है वो कंपनी का मेंबर हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली वो शेयर्स नहीं खरीद सकता। डी हेल्ड शेयर्स इन ए कंपनी, डी डाइड एंड लेफ्ट एम ए माइनर एज हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो कंपनी इज़ बाउंड टू ट्रांसफ़र दी शेयर्स टू एम। 12वां पॉइंट है माइनर एंड इंसॉल्वेंसी। माइनर को दिवालिया करार नहीं दिया जा सकता। मैंने भी लेक्चर के दौरान आपको नेसेसरीज़ के हवाले से बताया, ज़रूरियात ज़िंदगी के पैसे उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर किए जा सकते हैं, लेकिन अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी ना हो तो ऐसा नहीं होगा कि आप कहें जी ये इंसॉल्वेंट हो गया है। माइनर इज़ नॉट पर्सनली लायबल। इफ़ ही हैज़ प्रॉपर्टी यू कैन रिकवर, इफ़ ही हैज़ नो प्रॉपर्टी नथिंग कैन बी रिकवर्ड एंड ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, सच इज़ द लॉ। और माइनर इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर करार दिया जा सकता है, ठीक है। एम ए माइनर बायज मेडिसिन फ्रॉम एक्स, एम हैज़ नो प्रॉपर्टी, एम कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर पेमेंट एंड ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनर और एडल्ट मिलके किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब यकीनन कुछ पोर्शन जो है वो माइनर ने परफॉर्म करना है, कुछ पोर्शन वो जो एडल्ट उसके साथ है उसने परफॉर्म करना है। ला कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, हाँ, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि सारी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का जो लायबल होगा वो एडल्ट ही होगा, माइनर जो है वो लायबल नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल सुन लें। एम ए माइनर एंड ए जॉइंटली मेक एन एग्रीमेंट विद एक्स टू परचेज ए कार खरीदनी है, द एग्रीमेंट इज़ वैलिड। और फिर जो है वो जमुना बाई वर्सेस वसंता राव, ये जो है वो केस है, वो सुन लें। ए माइनर एंड एडल्ट जॉइंटली एग्रीड टू पे सम अमाउंट एंड एग्जीक्यूटेड ए बॉन्ड, ठीक, उन्होंने बॉन्ड आपस में साइन कर लिया। द कोर्ट हेल्ड दैट द एडल्ट वाज लायबल बट माइनर वाज नॉट लायबल। जो एडल्ट है वो तो लायबल होगा, वो बाद में उसको पूरा करने का, माइनर जो है वो लायबल नहीं होगा। और फिर जो है वो 14वें नंबर पे है लाइबिलिटी ऑफ माइनर्स पेरेंट्स। माइनर्स के पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है भाई, ये बात समझनी है। अब अगर तो माइनर के वालिदैन मौजूद हैं तो माइनर को कुछ भी ज़रूरियात ज़िंदगी भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, वो तो उसके वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। ऐसी सूरत में अगर माइनर कोई किसी से जाके चीज़ ख़रीदता है तो वालिदैन कोई उसके जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है। जो बंदा उसे प्रोवाइड करे उसे देखना चाहिए कि इसके वालिदैन ज़िंदा है, इसको क्या ज़रूरत आ गई है। हाँ, लेकिन एक बात इनमें रखें कि अगर जो है वो वालिदैन उस बच्चे को, माइनर को भेजते हो दुकान पे अपने एजेंट के तौर पर कि जाओ भी ये दुकान से चीज़ ख़रीद लाओ और सामान ख़रीद लाओ, दुकानदार को बताया हो पेरेंट्स ने, वो अब्बा जी बता गए हों कि जी ये बेटा आया करे, इसको आपने सामान दे दिया करना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब वो एजेंट है वालिदैन का। यानी अगर माइनर वालिदैन के एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा हो और जाके कोई चीज़ खरीदे, तो अब ये है कि आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदने भेजा उसको, वो 10 रुपये की रोज़ जो है वो अपने लिए ख़रीद के लाता ही रास्ते में ही जो है वो उसको खा पी आता है, तो आपके गले में 10-10 रुपये वो पड़ रहे हैं, वालिदैन को वो पैसे देने पड़ेंगे। उसकी वजह ये है वो ये नहीं कह सकते माइनर को, उस दुकानदार को, कि हमने कब इसको कहा था कि ये चीज़ें बेजोड़, तुम क्यों इसे देते रहे। बात ये है कि अब वो वालिदैन के एजेंट के तौर पर काम करता है और जब वो जाएगा वो जो चीज़ कहेगा वो आपके कहने के ऊपर आपके एजेंट के तौर पर जो है वो उसको दे रहे हैं, तो अब दुकानदार को वो पैसे देने पड़ेंगे। मैं इसको रिपीट करता हूँ कि वैसे अगर वालिदैन ज़िंदा हों तो माइनर के पेरेंट्स ज़िम्मेदार माइनर के कामों के नहीं हैं। हाँ, लेकिन अगर माइनर जो है वो अपने पेरेंट्स के एजेंट के तौर पर एक्ट करता हो, फिर जो है वो माइनर के कामों के ज़िम्मेदार हैं उसके पेरेंट्स। ये बात समझ आ जानी चाहिए आपको। अब इसकी एग्जांपल सुन लें। एफ सेंड्स हिज सन
M a minor to buy goods from S. M buys goods from S. F is liable for payment क्योंकि वो यहाँ पे एजेंट के तौर पर जो है वो एक्ट कर रहा है। लास्ट माइनर एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, काबिल इंतकाल आलात होते हैं, तो वो जो है वो माइनर क्या उसमें कर सकता है। तो लॉ ये कहता है कि माइनर कैन मेक, ड्रॉ, इंडोर्स एंड डिलीवर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स टू बाइंड ऑल अदर पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। अब जो भी वो उसने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ड्रॉ किए हैं, इंडोर्स किए हैं, वो खुद तो बाइंड नहीं हुआ, पाबंद नहीं हुआ, बाकी लेकिन सारी पार्टीज़ जो हैं वो उसकी पाबंद हो गई हैं। ही इज़ नॉट लाइबल, ऑल अदर पार्टीज़ आर लाइबल इन देयर रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज़। अब देखें, एम ए माइनर ड्रॉज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन ए। एम ने ए के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ए एक्सेप्ट्स द बिल, एम इंडोर्सेस इट टू सी, बिल वैलिड है क्योंकि वो बाकी पार्टीज़ जो हैं वो बाउंड हो रही हैं। एक्स ड्रॉज ए बिल ऑन वाई ए माइनर। अब एक्स ने वाई पे अगर बिल ड्रॉ किया और वाई माइनर है, वाई एक्सेप्ट्स द बिल, वाई पाबंद नहीं है, ठीक है। अगर माइनर के ऊपर आपने बिल ड्रॉ किया, उसको पाबंद नहीं करार दिया जा सकता, ये बिल वैलिड नहीं होगा। दूसरी पार्टीज़ बाउंड हो सकती हैं, माइनर बाउंड नहीं हो सकता है। तमाम जो है वो हमने 15 इंस्टेंसेस डिस्कस किए हैं जहाँ पे माइनर के एग्रीमेंट्स कुछ सिचुएशंस में इनवैलिड हैं, वॉइड हैं, कुछ सिचुएशंस में वैलिड है, कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है, हमने ये सब देख लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ आया है तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें और इस पर अपने कमेंट्स दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।